लास्ट क्लास हम इस चीज पे काम कर रहे थे और हमने इस एक्सप्रेशन से डिड्यूस किया था कि स्लोली मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स अंदर की तरफ डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगा रहा है। अब आज इसको समझते हैं कि क्यों अंदर की तरफ फोर्स लग रहा था। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो प्लेट्स, ओके। अब आप ध्यान से समझिएगा कि लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज को फील्ड के ऑपोजिट फोर्स मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। ये दोनों फोर्स रहेगा कि कैंसिल आउट कर जाएगा? फील्ड, क्योंकि यहाँ पे फील्ड देखिए ना, डाइलेक्ट्रिक में जो फील्ड होगा वो इधर बना हुआ होगा। तो नेगेटिव चार्ज को उसके ऑपोजिट फील हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को उसी डायरेक्शन में फील हुआ है। ये दोनों फोर्सेस रहेंगे कि कैंसिल आउट कर जाएंगे? देखिए इनके कैंसिल डायरेक्शंस, आउट हो जाएगा। एक एफ टुवर्ड्स लेफ्ट है, एक एफ टुवर्ड्स राइट। ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है दोनों मिलके जीरो हो जाएगा। तो ये तो फोर्स इस डायरेक्ट्रिक को अंदर नहीं ला सकता है, कि याद करो इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ चाहिए आपको, तो ये तो वो रीजन नहीं, यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ क्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताया था कि कैपेसिटर के एंड पे जो फील्ड लाइंस होता है वो फ्रिंजिंग फील्ड होता है, और वो स्ट्रेट ना होके वो कर्व्ड होता है इस तरह से। सो दिस इज द फ्रिंजिंग फील्ड। तो ये फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर है, यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। नेगेटिव चार्ज को जो फोर्स फील होगा वो फील्ड के ऑपोजिट होगा। पॉजिटिव चार्ज को जो फोर्स फील होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अब आप जरा ध्यान से देख के बताइए कि ये फोर्स और ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेगा कि एड अप होगा? एडम हो जाएगा। एड अप हो जाएगा। इसका मतलब है यही वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो डाइलेक्ट्रिक को अंदर की तरफ खींच रहा था। करेक्ट बोल सकते हैं। सो दिस इज द नेट फोर्स विच इज पुलिंग द डाइलेक्ट्रिक इनसाइड। सो सर इसको एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटर के लास्ट में जो फील्ड होगा वो इस तरह से कर्व्ड फील्ड होता है, जिसको हम बुलाते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। क्योंकि अंदर में तो वो हमको इनफाइनाइट जैसा दिखता है, इसलिए वो स्ट्रेट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एंड पे जाएंगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि शीट इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है। तो वहां जो फील्ड पैटर्न होगा वो थोड़ा सा कर्व्ड फील्ड पैटर्न होगा। ये कर्व्ड फील्ड पैटर्न के इस पॉइंट पे अगर हमको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम टेंजेंट बनाएंगे। तो ये मेरे फील्ड का डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये मेरे फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये नेगेटिव चार्ज है और फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो उस पे फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये है और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब अगर आप इन दोनों फोर्स को देखेंगे
तो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएगा, लेकिन उनका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। ठीक है। So this is the force responsible for taking the dielectric inside or pulling the dielectric inside. So fringing field is responsible for pulling the dielectric inside the capacitor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स इस तरफ से लगाएगा ताकि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर आ सके। तो अगर हम ऐसा सिचुएशन में देखेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक पे जो फोर्स लगेगा वो फिर से इधर ही लगेगा, ताकि फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक को अंदर ला सके कैपेसिटर के। इस समय बताओ तो फोर्स कितना लगेगा? इस समय डाइलेक्ट्रिक में कितना फोर्स लगेगा? How much force will be experienced by the dielectric in this case? सर नो फोर्स। नो फोर्स, क्योंकि इस बार ये फ्रिंजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, कंप्लीटली इनसाइड है। तो सारा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा होगा। डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स तभी लगेगा जब वो फ्रिंजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। नो फोर्स experienced by the dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक को तभी फोर्स एक्सपीरियंस होगा जब वो फ्रिंजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा। अगर वो एग्जैक्टली और अगर वो इनसाइड द प्लेट्स है, कंप्लीटली इनसाइड द प्लेट्स है और वो फ्रिंजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो उसको कोई फोर्स फील नहीं होगा। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि कितना फोर्स फील हो रहा है वो बताना है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक व्हेन कैपेसिटर remains connected to battery, when it remains connected to battery, right? Okay, so let's try to understand this. ओके, मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस अंदर आया हुआ है। ये जो प्लेट है इसका डायमेंशन है L इंटू बी, और ये डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है D। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है Q। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस रखने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ताकि डाइलेक्ट्रिक स्लोली मूव करे। डाइलेक्ट्रिक मूव्स स्लोली। इसका क्या मतलब है कि
इस प्लेट का डायमेंशन L इंटू बी है, इसका मतलब है कि इसका अगर ये वाला डायमेंशन L है तो इसका जो दूसरा डायमेंशन रहा होगा, ये प्लेट होगा ना दो ठो, तो उसका जो दूसरा डायमेंशन रहा होगा वो बी होगा, अगर ये L है तो। इस बात को समझ पाए हैं कि कैपेसिटर प्लेट होता है ना, तो अगर ये डायमेंशन उसका L है तो उसका लेटरल डायमेंशन बी रहा होगा। अग्री करते हैं? यस सर। ठीक है, क्लियर है ईशा? यस सर। ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन में मैं आपसे बोलूं कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट क्या है, तो आप बोलेंगे एक कैपेसिटर मान लो जो कि के से फील्ड है पूरा, और एक कैपेसिटर मान लो जो एयर फील्ड है। तो इसका मतलब है आप बोलेंगे कि इसको ऐसा बना लो। एक के से फील्ड है और ये जिस एरिया को कवर किया हुआ है वो है एक्स इंटू बी, क्योंकि लेटरल डायमेंशन है बी, तो वो एरिया है एक्स इंटू बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है डी। जो दूसरा एयर फील्ड है उसका एरिया है एल माइनस एक्स इंटू बी, और उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है डी। इसको C1 मानते हैं, इसको C2 मानते हैं। C1 है के ए एप्सिलन नॉट बाई डी, C2 है ए एप्सिलन नॉट बाई डी। कैसे कनेक्टेड है ये दोनों कैपेसिटर्स? सीरीज की पैरेलल? पैरेलल। हाउ आर पैरेलल? तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में हो जाएगा C1 प्लस C2, तो सी इक्विवेलेंट अपने पास हो जाएगा, ध्यान देना। एक बार चेक कर लीजिए आराम से, और यहाँ तक मैंने जो बोला है एक बार चेक कर लो। अगर कहीं भी दिक्कत है तो बोलो, मैं फिर से बताऊँ। पहले यहाँ तक देख लो। ठीक है। फाइन। यस सर। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं चार्ज ऑन दी कैपेसिटर को Q इंटू सी वी लिख सकता हूँ? चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? नो सर। तो डी क्यू को लिख सकता हूँ डी सी इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज होने नहीं वाला है, बैटरी लगा हुआ है। तो डी क्यू को लिखा जा सकता है डी सी इंटू वी। डी क्यू यानी चेंज इन चार्ज अगर मिल गया मेरे को, तो हम वर्क डन बाई बैटरी को लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम वर्क डन बाई बैटरी को लिख सकते हैं। एक बार इस बात को वेरीफाई कर लीजिए, कुछ दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से बता दूंगा। Q इक्वल टू सी वी है, तो डी क्यू इक्वल टू चेंज इन कैपेसिटेंस इंटू वी होगा, क्योंकि वी तो एक कांस्टेंट है। तो चार्ज में जो चेंज आएगा वो सिर्फ कैपेसिटेंस के चेंज की वजह से आएगा। डी क्यू है अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग को वी से मल्टीप्लाई कर दे तो बैटरी का वर्क डन आ जाता है, ये हमने सीखा है। ठीक चल रहे हैं क्या? यस सर। U का वैल्यू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। अगेन V कांस्टेंट है, तो डी यू सिर्फ चेंज इन एनर्जी, सिर्फ चेंज इन कैपेसिटेंस की वजह से आएगा, तो डी यू की वैल्यू हो गई। और ये सारा चेंज इसलिए आया होगा क्योंकि हमारा कैपेसिटर जो है, डाइलेक्ट्रिक जो है, वो डी एक्स अमाउंट से अंदर की तरफ मूव किया। मेरे पास एक इक्वेशन है।
प्रोसेस स्लोली हो रहा है तो हीट जनरेटेड जीरो, डेल्टा के भी जीरो। वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से अगर आप वर्क एक्सटर्नल निकालेंगे तो वो शायद आ जाएगा -12 DC × V²। एक बार यहाँ तक पहुंच जाइए, कहीं दिक्कत है तो उस स्टेटमेंट को बताइए, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू -12 × DC × V²। यहाँ तक। ठीक है। यस सर। ओके, मैं दो चीजों को फिर से यहाँ लिख लेता हूँ। सी इक्विवेलेंट फोर्स लगा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, तो वर्क डन हम लिख सकते हैं पॉजिटिव कि नेगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सोच के बताइए। एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव कैंसल आउट कर गया है। डीसी बाई डीएक्स निकालना है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हो ही जाएगा काम। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा, एक बार चेक करिए तो। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या डीसी बाई डीएक्स यही होगा क्या? तो एफ एक्सटर्नल बनेगा दिस इज द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लोली जा रहा था तो एक्सटर्नल फोर्स बोले चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बोले, डिफरेंट बात की सेम बात? अगर ब्लॉक स्लोली जा रहा था तो एक्सटर्नल फोर्स बोले चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बोले, डिफरेंट की सेम? सेम। इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वैल्यू लिखना चाहते हैं इस सिचुएशन में, कैसा है ये फोर्स, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, जरा देख के बताइए तो पूरा। दिस फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट। बी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, एक बार सब फिक्स हो गया तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, हेंस इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। तो अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड रहता है और तब डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगता है फ्रिंजिंग फील्ड की वजह से, तो वो एक कांस्टेंट फोर्स होता है और ये उसका वैल्यू होता है। आर वी क्लियर विद दिस? यस। यस और नो? कोई दिक्कत?
एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए तो।
Any answers? Check the free body diagram and check the value of electric force that I have written. एक बार देखिए. ये वो हॉरिजॉन्टल डाइलेक्ट्रिक है, उसका एफबीडी है. उसको फ्रिंजिंग फील्ड का इंफ्लुएंस की वजह से एक अंदर पुल मिल रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का और एक टेंशन लग रहा होगा. हैंगिंग वाले को एक टेंशन और एक एमजी. दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम. इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो ये वैल्यू है क्योंकि वी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है इस बार वो है ई, तो वी स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर. ई की वैल्यू दी हुई है अपने को तो ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ यूज कर लिया. ये वैल्यू वहां पे थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो अपने को फील हो रहा होगा डायइलेक्ट्रिक को वो है mg/2. क्लैरिटी है क्या? यस सर। यस सर। अब मैं लिख रहा हूँ टी माइनस एफ ई इज इक्वल टू एम ए. तो टी माइनस mg/2 इनफैक्ट इज इक्वल टू एम ए. और इस ब्लॉक पे लिख लिया जाए mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा. mg/2 is 2 ma, so a is g/4. Do we agree on this? कौन सा ऑप्शन होगा? सी। It should be option C. Should be option C. क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है. तो ये यूजफुलनेस है आपका उस एक्सप्रेशन का. आप उस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं. इसका केस टू भी है. ये आपका असाइनमेंट रहेगा. अपन इसको अगले क्लास में पकड़ेंगे. लेकिन क्योंकि अपन दूसरे टॉपिक पर भी मूव करेंगे. केस टू, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक when capacitor plates are isolate. When capacitor plates are isolate. So let's have two plates. इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है. ये एक्स डिस्टेंस पे आया हुआ है. इस प्लेट का डायमेंशन एल इंटू बी है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी है. यू नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग राइट नाउ.
कंसिडर करो कि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखा हुआ है एंड द प्लेट डाइलेक्ट्रिक इज मूविंग स्लोली. Dielectric is moving slowly inside the capacitor. सेम वैसे ही काम करना है, वैसे ही इक्वेशंस लगा के आपको सॉल्व करने हैं. ये आपका होम असाइनमेंट है. ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर आप एक डाइपोल को देखेंगे तो एक प्लस और माइनस बना हुआ है और एक फील्ड लगा हुआ है. जब आप फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो कैन आई से इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव पार्ट को फोर्स आगे की तरफ, नेगेटिव पार्ट को फोर्स पीछे की तरफ, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच करता है. ये सॉल्व. ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच करेगा. डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर. तो अगर वो मॉलिक्यूल स्ट्रेच करेगा तो कैन आई से अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये मॉलिक्यूल बंधा हुआ रहेगा कि रप्चर कर जाएगा या और टूट जाएगा. ये सॉल्व. ये इधर की तरफ Yes. फोर्स कर रहा है, ये इधर की तरफ फोर्स कर रहा है. अगर आप बहुत ज्यादा फील्ड लगा देंगे तो ये जो इनके बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट फिर फ्री टू मूव हो जाएगा. इसका मतलब है कि उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा कि कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेगा. बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो उसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा कि कंडक्टर्स की तरह. Conductor. कंडक्टर की तरह. दैट इज व्हाट वी कॉल एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. सो पहले एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric can withstand without breaking. Without breaking. Maximum electric field that a dielectric can withstand without breaking. ठीक है. It depends on material but is independent of dimension. एक और चीज होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज. इसको कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज that can be applied to the dielectric without breaking. Without breaking. ना मान लो मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ना, सेम मटेरियल के दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं. एक 2D थिकनेस का है, एक D थिकनेस का है. दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है.
तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा कि सेम होगा? अगर दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम कंडीशन है, तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगा कि सेम होगा? दोनों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मटेरियल सेम है, कंडीशन सेम है, तो दोनों के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब जो फील्ड रिक्वायर्ड है फॉर ब्रेकडाउन वो डिफरेंट कि सेम है? डिफरेंट होगा। मटेरियल सेम है, सर फील्ड जो रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, सेम होगा सर। इसका मतलब अगर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई है तो इसका भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई है। मुझे एक बात बता दो, अगर दोनों का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों कंडीशन में सेम है तो पहले वाले के अक्रॉस उस समय पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ई इंटू टू डी लिख सकता हूँ क्या? ई इंटू टू डी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक। अग्री करते हैं? और सेकंड वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी लिख सकता हूँ उस समय। मतलब जब दोनों ही डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर रहा है तो उनके अंदर का जो स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ई है वो सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है दोनों कंडीशंस में वो सेम है कि डिफरेंट है? चेक करके देखिए तो। डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है? डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। सो आई विल राइट डाउन दैट ब्रेकडाउन वोल्टेज depends on material as well as dimension, as well as dimension. Do we agree on this? ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन। ठीक है। दो कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 2 वोल्ट है। एक 8 माइक्रोफैरेड का है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 1 वोल्ट का है। उनको इस तरह से सीरीज में लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम कितना वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ ताकि दोनों में से कोई भी कैपेसिटर ब्रेकडाउन ना करे। एक बार सोच के बताइए, दोनों में से कोई भी कैपेसिटर ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए।
अनन्या ईच नहीं बताना है, वो पूरा वोल्टेज वी कितना होना चाहिए वो बताना है। ये वोल्टेज अपन कितना अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। ये पहला कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है, पहला वाला कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। उस पे मैक्सिमम वोल्टेज 2 वोल्ट का हो सकता है, उसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड का है, तो वो मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है 2 × 2 यानी 4 माइक्रो कूलम्स। तो Q C1 max इज 4 माइक्रो कूलम्स। कोई दिक्कत है क्या इस चीज से, सोच के बताइए। नो सर। सेकेंड वाला कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। 8 8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम। तो ये दोनों तो सीरीज में है, दोनों पे चार्ज अलग होगा कि सेम ही होना चाहिए। सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इस पे क्यू आएगा तो इस पे भी क्यू आएगा, इसका मतलब है कि हम इस सर्किट में 4 कूलम माइक्रो कूलम से ज्यादा चार्ज फ्लो नहीं करा सकते हैं, अदरवाइज ये वाला कैपेसिटर ब्रेक डाउन कर जाएगा। और हमको ऐसा कंडीशन चाहिए जहाँ पे कोई भी कैपेसिटर ब्रेक डाउन ना करे। इसका मतलब है इस सर्किट में मैक्सिमम चार्ज जो मूव कर सकता है वो है 4 माइक्रो कूलम। जब 4 माइक्रो कूलम चार्ज मूव करेगा तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप बता दो कितना होगा, पहले वाले कैपेसिटर का ड्रॉप बता दो कितना होगा। 4 माइक्रो कूलम है इस पे, Q/C करो, 4/2 कितना वोल्ट। 2 वोल्ट। और सेकंड वाले पे करके बता दो, Q/C यानी 4/8 कितना। 2 वोल्ट। ना, 4/8 है इस बार, तो 2 की हाफ। ओ 1/2। यानी जिस समय हम इस सर्किट में मैक्सिमम चार्ज फ्लो कराएंगे यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप और यहाँ हाफ वोल्ट का ड्रॉप, टोटल ड्रॉप यहाँ कितना। 5/2। 5/2। 5/2 वोल्ट। दिस इज द आंसर। इस तरह से आप चेक करते हैं, तो जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में देख रहे हैं तो चेक करो कि कौन किसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम है। जिसका चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम होगा वही डिसाइड करेगा कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। उस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस देखो और फिर डिसाइड करो कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम इस लाइन को कितना दे सकते हैं। समझ पाए अप्रोच, कोई दिक्कत। नो सर। इसके बारे में क्या कहना है। इसका जवाब बता दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये।
इन दोनों के अक्रॉस इस बार चार्ज सेम है कि वोल्टेज सेम है? सीरीज में वोल्टेज लगे हुए सेम हैं, है। वोल्टेज सेम है। तो ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज झेल सकता है? 3 वोल्ट। ये मैक्सिमम झेल सकता है 2 वोल्ट। तो कौन डिसाइड करेगा, 3 वोल्ट वाला कि 2 वोल्ट वाला? 2 वोल्ट वाला। इसका मतलब है मैक्सिमम वी जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो 2 वोल्ट। उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो वो 8 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर चल जाएगा, क्योंकि उसके अक्रॉस का ड्रॉप 2 वोल्ट से ज्यादा हो जाए। तो जब पैरेलल में हो तो वोल्टेज के हिसाब से देख लो, और जब सीरीज में हो तो चार्ज के हिसाब से देख लो। समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? यस सर। हमारा काम है इसके कॉम्बिनेशन को समझना। ध्यान दीजिएगा। लुकिंग फॉर द आंसर। चेक करेंगे अनन्या। नहीं ईशा। इसमें 2 लाइंस हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं पहले लाइन को देख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। पहले मुझे ये बताओ
कि ये वाला कैपेसिटर कितना मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता 8. एट. है, दूसरा वाला? 16. तो 8 और 16 में, यानी इस लाइन को पे मैक्सिमम चार्ज कितना दिया जा सकता है? एट. तो 8 के समय यहाँ पे ड्रॉप कितना? 4. दूसरे वाले पे? 1. इस पूरे लाइन पे उस समय ड्रॉप कितना? 5. 5। 4 + 1 5, मतलब इस लाइन पे हम मैक्सिमम ड्रॉप दे सकते हैं 5 वोल्ट का। अभी दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। कितना मैक्सिमम चार्ज पहले वाले पे? 3 माइक्रोफैरेड 6 वोल्ट वाले पे मैक्सिमम चार्ज कितना? 18. 18। दूसरे वाले पे? 12. सही आंसर है इसका अब आपका 12। तो इसका मतलब है इस लाइन पे अपन मैक्सिमम 12 वोल्ट्स को मूव करा सकते हैं, सॉरी 12 माइक्रोकूलम को मूव करा सकते हैं। उस समय यहाँ का ड्रॉप बता दीजिए। 4. 12 ÷ 3, 4। यहाँ का बता दीजिए। 2. तो इस पूरे लाइन का बता दीजिए। 6. तो ऊपर वाला लाइन 5 वोल्ट मैक्सिमम झेल सकता है, नीचे वाला लाइन 6 वोल्ट झेल सकता है। तो यानी डिसाइडिंग फैक्टर ऊपर वाला है, यानी हम इस लाइन पे मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकते हैं। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर. दिस इज हाउ यू सॉल्व ब्रेकडाउन सिचुएशन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे।
ओके, चलो समझते हैं। नीचे वाले लाइन पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो? C4 वाले लाइन पे 150। 150। तो पहले ऊपर वाले लाइन पे बात करते हैं। इन दोनों पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, बोलो? 50। 50। 50। परफेक्ट। तो इन दोनों पे मैक्सिमम अप्लाई हो सकता है 50। जब इन दोनों पे 50 अप्लाई करोगे, मान लेते हैं इन दोनों पे 50 अप्लाइड है, तो उस समय इस पे चार्ज कितना? 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रोकूलम। और इस पे चार्ज कितना? 100। 25। 25 की 100? CV होता है ना। 100 होगा सर। तो अगर यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 150 हो। अग्री करते हैं? उस समय यहाँ का ड्रॉप कितना, बता दीजिए। इस पे चार्ज है 150, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, तो वोल्टेज कितना? 50। यस सर। ब्रेकडाउन करेगा कि नहीं करेगा? इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 90। नहीं करेगा ब्रेकडाउन। नहीं करेगा। मतलब उस समय ये भी नहीं ब्रेक डाउन करेगा, और ये तो 150 तक जा सकता था। अभी तो देखो, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, मतलब यहाँ तो 100 है अभी खाली। तो ना ये ब्रेक डाउन करेगा ना ये ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एक जन ब्रेक डाउन कर जाएगा। इन दोनों में कौन ब्रेक डाउन के वर्ज पे है, C1 की C2? C2। C2। तो थोड़ा सा और वोल्टेज अगर मैं बढ़ा दूंगा यहाँ से, तो C2 पक्का ब्रेक डाउन कर जाएगा। बाकी तीनों अभी ब्रेक डाउन कंडीशन पे नहीं है। इसका मतलब पहला कैपेसिटर टू ब्रेक डाउन कौन? C2। दैट्स द आंसर आई एम लुकिंग। सर एक और बार समझा दीजिए। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों में मैं देख रहा हूँ कि C2 पहले ब्रेक डाउन करेगा और वो 50 वोल्ट पे ब्रेक डाउन करेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ 50 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो अगर मैं यहाँ 50 वोल्ट अप्लाई करूंगा, तो इसमें जो चार्ज गया वो 50 माइक्रोकूलम्स, और इसमें जो चार्ज गया वो 100 माइक्रोकूलम्स। तो यहाँ से जो चार्ज गया वो 150 माइक्रोकूलम्स। चलेगा क्या? यस सर। अगर यहाँ पे 150 माइक्रोकूलम, तो 150 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसके अक्रॉस इस समय ड्रॉप 50 वोल्ट का है। इसका मतलब है टोटल ड्रॉप इस समय 50 प्लस 50 यानी 100 वोल्ट का है। मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप 100 वोल्ट का है। तो ना तो ये ब्रेक डाउन करने वाला है, ना तो ये ब्रेक डाउन करने वाला है, और ना ये ब्रेक डाउन करने वाला है। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन अभी कौन है? C2। अब मैं थोड़ा सा पोटेंशियल और बढ़ा दूंगा तो सबसे पहले C2 ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये सॉल्व। यस सर। इसीलिए द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? समझ पाए? यस सर।